मायामी, फ्लोरिडा। यहाँ की धूप और समंदर की हवा अक्सर खुशियों की कहानी सुनाती है, लेकिन फरवरी 2004 में साउथवुड मिडिल स्कूल की दीवारों ने एक ऐसी कहानी देखी जो अमेरिका की सबसे चिलिंग जुवेनाइल क्राइम्स में से एक बन गई। ये कहानी है 14 साल के एक लड़के की जिसका नाम था माइकल हर्नांडिस। माइकल हर्नांडिस एक 14 साल का स्कूल स्टूडेंट था और बाहर से वो बिल्कुल ही नॉर्मल लड़का था, लेकिन माइकल के अंदर एक भयानक ऑब्सेशन पल रहा था, सीरियल किलर और हिंसा का ऑब्सेशन। वो उन्हें रिसर्च करता था, उनकी मर्डर टेक्निक्स पढ़ता था। क्या सिर्फ एक टीनेजर क्यूरियोसिटी से इन चीज़ों के पीछे था या फिर उसके ईवल साइंस थे इन चीज़ों के पीछे जाने के? आइए इस स्टोरी को अनवील करते हैं। माइकल हर्नांडिस एक 8th ग्रेड का स्टूडेंट था और वो अपने स्कूल में एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी रहा था। बाहर से वो एक एवरेज टीनेजर था, लेकिन माइकल के अंदर एक गहरा अंधेरा पल रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो उसे हिंसा और खून की तरफ खींच रहा था। माइकल ने एक हफ्ते से ज़्यादा इस खौफनाक प्लान को बनाया था और उसके टारगेट पे 2 लोग थे और दोनों ही उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम था एंड्रे और दूसरे का नाम था जेमी। एंड्रे जो कि एक 13 साल का लड़का था और जेमी जो कि 14 साल का था, दोनों ही माइकल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे। और क्योंकि माइकल इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस रखता था, वो अपने टारगेट के तौर पे इन्हीं लोगों को चुनता है और इस साजिश में वो प्लानिंग स्टार्ट करता है बहुत ही स्टार्टिंग फेज से, जहाँ पे वो अपने वेपन के बारे में, अपने क्राइम वाले जगह के बारे में और उस क्राइम के प्रोसेस के बारे में अच्छे से लिखता है और उसकी प्लानिंग करता है। माइकल अपने प्लान के हर छोटे से छोटे डिटेल पर काम कर रहा था। उसकी तैयारी एक प्रोफेशनल किलर की तरह थी और वो इसमें कोई भी कमी नहीं करना चाहता था। फरवरी 2004 को माइकल ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन चूज किया और उसका पहला अटेम्प्ट था 13 साल का एंड्रे, जो कि 8th स्टैंडर्ड में उसी के साथ पढ़ता था। माइकल एंड्रे को स्कूल के 2nd फ्लोर वाले बाथरूम में ले आया। यह वही बाथरूम था जहां माइकल ने अगले दिन जेमी का मर्डर किया था। अंदर आते ही माइकल ने हैट, जैकेट और लेटेक्स ग्लव पहने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक 14 साल के बच्चे के लिए इतनी प्लानिंग करना शायद थोड़ी अजीब बात है, लेकिन माइकल अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता था और वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। ग्लव्स क्यों? ताकि पाम प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं। जैकेट किस लिए? ताकि खून उसकी शर्ट पर ना लगे। और हैट हेयर फॉलिकल्स को क्राइम सीन पर गिरने से रोकने के लिए थे, जो कि उसके क्राइम को बहुत ही प्रोफेशनल बनाता था और माइक के एज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। अभी तक की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि माइकल की प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं थी, ये था मर्डर की तरफ एक डायरेक्ट मूवमेंट। माइकल ने बार बार एंड्रे से हैंडीकैप्ड स्टॉल में आने की जिद की, लेकिन एंड्रे ने आने से मना कर दिया। एंड्रे का शायद मना करना ही उसकी जान बचा लेता है और माइकल की कोशिश एक इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से रुक जाती है। एंड्रे स्टॉल में नहीं आता है और वो बार बार आने से इनकार कर देता है, जिसके बाद माइकल उस दिन अपने प्लान को ड्रॉप कर देता है और शायद एंड्रे इसी वजह से बच पाता है। इसके बाद वो दोनों उस बाथरूम से बाहर चले जाते हैं और वो लोग अपने क्लास में क्लास अटेंड करने चले जाते हैं और इसी माइकल के कन्फेशन के बाद उसे अटेम्प्टेड फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया। अगले दिन फरवरी 3, 2004 को माइकल हर्नांडिस इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था और उसका अगला शिकार था 14 साल का जेमी। अब जेमी को उसने चूज इसीलिए किया क्योंकि एंड्रे अगले दिन स्कूल नहीं आया था और वो अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आने वाला था, पर माइकल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता था और वो इसमें रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुबह के वक्त
माइकल ने जेमी को उसी सेकंड फ्लोर वाले बाथरूम में आने के लिए कन्विंस किया। वहीं पहुंचकर उसने फिर से हैट, जैकेट और ग्लव्स पहने और जेमी को हैंडीकैप्ड स्टॉल में ले गया। और उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जेमी की गर्दन काट दी गई और उसके गले, चेहरे पर चाकू के मार्क्स थे और जेमी की मौत उसी स्टॉल में हुई थी। पर इस सारे मूवमेंट के दौरान माइकल बीच में जब जेमी के गले पे कट लगाता है तो वो अपना गला पकड़ के बैठ गया होता है और वो माइकल से रिक्वेस्ट करता है कि माइकल ऐसा ना करे, जिसके बाद माइकल अचानक से उस चीज़ के लिए मान भी जाता है। और इसकी वजह थी क्योंकि माइकल को तभी पता चलता है कि पीछे स्टॉल का गेट खुला हुआ है और शायद जेमी बाहर ना भाग जाए, इसलिए वो जेमी की बात मान लेता है और पीछे पहले डोर लॉक करता है और उसके बाद वो माइकल को कई बार गले पे स्टैब करता है, जिससे माइकल जेमी की जान ले लेता है। इन सारे इंसिडेंट के दौरान तभी एक दूसरा स्टूडेंट उसी बाथरूम में बाथरूम यूज़ करने आ जाता है और वो देखता है कि माइकल अपने हाथ धो रहा है और मिरर की रिफ्लेक्शन में वो देखता है कि एक स्टूडेंट स्टॉल में गिरा पड़ा है और फर्श पर खून ही खून है। ये देखकर वो स्टूडेंट तुरंत बाहर भाग जाता है। जैसे ही वो स्टूडेंट बाहर भाग के जाता है तो उसके तुरंत देर बाद पुलिस साउथवुड मिडिल स्कूल पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन में देर नहीं लगती और माइकल हर्नांडिस की बैग में उन्हें खून से सना हुआ विंड ब्रेकर और एक लेटेक्स ग्लव मिलता है। उसी शाम को माइकल ने अपने मिरांडा राइट्स वेव किए और जेमी के मर्डर का कन्फेशन किया। उसकी वीडियो टेप कन्फेशन में उसने पूरा प्लान और उसके मोटिव्स बताए। उसने बताया कि उसने ये सब कैसे प्लान किया था, हैट, जैकेट, ग्लव्स का इस्तेमाल। उसने साफ कहा कि वो जेमी और एंड्रे दोनों को मारने की इंटेंशन से आया था। कोर्ट में माइकल हर्नांडिस को फर्स्ट डिग्री मर्डर जेमी के लिए और अटेम्प्टेड फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड्रे के लिए गिल्टी पाया गया। जब उसने ये जुर्म कबूल किया था तो वो सिर्फ 14 साल का था। शुरू में माइकल को जेमी के मर्डर के लिए लाइफ विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल की सज़ा मिलती है और एंड्रे के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसे 30 साल की कंसेक्यूटिव सज़ा मिलती है। लेकिन 2012 में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया जिसका नाम था मिलर वर्सेस अलाबामा। इस रूलिंग ने कहा कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को मैंडेटरी लाइफ विदाउट पैरोल की सज़ा नहीं दी जा सकती। इस रूलिंग के चलते माइकल हर्नांडिस का केस रीसेंटेंसिंग के लिए रिमांड कर दिया जाता है। इसके बाद 2016 में माइकल के वकील ने फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, जिसमें उन्होंने मेनली अटेम्प्टेड फर्स्ट डिग्री मर्डर कन्विक्शन पर सवाल उठाया। उनका आर्गुमेंट था कि एंड्रे के केस में माइकल के एक्शन सिर्फ प्रिपरेशन थे, ओवर एक्ट नहीं। लेकिन स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि माइकल का काम सिर्फ प्रिपरेशन तक ही नहीं था, बल्कि वो उसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना चाहता था। और क्योंकि एंड्रे सिर्फ उस कुछ टाइम स्कूल नहीं आ रहा था, इस वजह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। एंड्रे को बाथरूम में लाना, हैट, कोट और ग्लव्स पहनना, ये सब ओवर एक्ट्स थे जो मर्डर की शुरुआत थे और कोर्ट ने स्टेट की बात मानी। इन सारे हेयरिंग के दौरान माइकल के केस में काफ़ी हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। माइकल की असलियत समय के साथ खुलने लगती है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था जेल से किए गए कॉल्स का। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की फ़ोन कॉल्स को प्ले करता है, जो कि इस केस में बहुत बड़े सबूत के तौर पर सामने आते हैं। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि माइकल ने अपनी गर्लफ्रेंड से इस केस के बारे में बात की थी और इस कन्वर्सेशन के दौरान माइकल अपने आप को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातें मर्डर की प्लानिंग, उसके डिटेल और उसके मोटिव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। माइकल ने अपनी गर्लफ्रेंड को
ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो एक मॉन्स्टर नहीं था बल्कि हालात का शिकार था या शायद डार्कनेस से लड़ रहा था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इन कॉल्स को असली माइकल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने पॉइंट किया कि इन कॉल में माइकल अपनी बुराई को ग्लोरीफाई कर रहा था और उसकी असलियत सिर्फ एक साइको किलर के तौर पे ही थी, और माइकल जो कि अपने आप को अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो सुधर चुका है और शायद जो उसने पहले किया उसका उसे कितना ज़्यादा अफसोस है, ऐसा सच्चाई में कुछ भी नहीं था। माइकल आज भी वही माइकल था जो वो 14 साल पहले उस क्राइम को करते टाइम था। और उसकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से इन सारी चीज़ों को करने का एक रीज़न दे रहा है और वो उसके बारे में एक मजाकिया तरीके से अपने दोस्त की मौत का मजाक उड़ा रहा है। इन कन्वर्सेशन का सबसे हैरान कर देने वाला पार्ट ये था जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये बोलती है कि शायद अब उसे रोने की प्रैक्टिस करना चाहिए, जिस पर माइकल उससे पूछता है कि शायद उसे ये करने के लिए अपने हाथ में कुछ चुभोना पड़ेगा या शायद उसे फिजिकल दर्द देना पड़ेगा ताकि वो कोर्ट में रो सके, जो दिखाता था कि माइकल कितना साइकोपैथिक था और उसके इरादे शुरू से ही वैसे थे जैसा उसने अपने जर्नल्स और उन कॉल्स में बताया था। इन कन्वर्सेशन में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये भी पता चलती है कि माइकल के अकॉर्डिंग वो चाहता था कि उसने जो भी किया उस पर एक मूवी बने ताकि वो उसे ग्लोरीफाई करके दिखा सके, और वो चाहता था कि आगे चल के वो और भी ज़्यादा क्राइम करे जिसमें वो अपने क्राइम में एक अपना मार्क छोड़ना चाहता था ताकि लोगों को पता चले कि ये क्राइम माइकल ने किया है, जो कि दिखाता था कि माइकल मेंटली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और वो कभी भी सुधरना चाहता ही नहीं था। भले वो कोर्ट को आज ये सारी बातें बोलकर बता रहा था जिसमें वो कहता है कि उसे कितना बुरा लग रहा है कि उसने जेमी का मर्डर किया या उसे वो सारे काम नहीं करने चाहिए थे जो वो उसने किए, पर इन सारी चीज़ों के दौरान माइकल इस बात से अनजान था कि शायद प्रोसिक्यूशन उसके ये सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है और वो इन्हीं सब कॉल से माइकल की असली इमेज को कोर्ट के सामने लाके रख देगा। माइकल हर्नांडेज का केस हमें एक चिलिंग सवाल देता है कि एक 14 साल का लड़का जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसके अंदर इतनी डार्क फैंटेसी, इतना साइकोपैथिक बिहेवियर आखिर आया कहाँ से। उसके एक्शंस ने ना सिर्फ जेमी की ज़िंदगी छीनी बल्कि उसके अपने परिवार और एंड्रे जैसे सर्वाइवल्स की भी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद कोर्ट अपनी हियरिंग में माइकल को सज़ा सुनाता है जहाँ पे वो उसकी पैरोल को रिजेक्ट कर देता है और माइकल आज भी जेल में है। पर करेंटली थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि 2021 में माइकल की डेथ हो जाती है, जिसके बाद शायद उसकी सज़ा कंप्लीट हो जाती है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि शायद कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि माइकल के एक्शंस एंड्रे के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए काफ़ी थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अनसुनी हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।